हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड जो एडिशनल अमीनो एसिड है सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, उनका अभी इनकॉर्पोरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ये हम कवर कर चुके हैं। इस रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस भी, एमसीक्यू भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ट्रांसलेशन रिगार्डिंग। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है हमारा क्या? ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट कैसे स्टार्ट होगा स्टूडेंट। अगर अपन देखिए कि ट्रांसलेशन अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एमआरएनए को भी प्रिपेयर करना होगा एंड हमें यहाँ पे क्या करना होगा, राइबोसोम को भी हमें क्या करना होगा, एक तरह से एमआरएनए के साथ में बाइंडिंग करानी होगी। अब जैसे कि हम प्रोकैरियोट के अंदर देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम बाइंडिंग साइट थी एमआरएनए के पास में एंड इस वजह से यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड कर पा रहे थे। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि राइबोसोम बाइंडिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुछ अलग ही मैकेनिज्म देखेंगे। तो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। लाइक देखो, सबसे पहले हमने जब यूकैरियोटिक एमआरएनए को देखा था, तो यूकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आपको मैंने बताया था 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग थी एंड यहाँ पे प्रेजेंट था क्या, पॉली ए टेल प्रेजेंट थी। क्लियर है? मतलब कि कैपिंग, इसको हम बोलेंगे क्या, कैपिंग, और इसको बोलेंगे हम क्या, टैलिंग। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इस एमआरएनए के अंदर क्या था, यहाँ पे एक सीक्वेंस थी। लाइक इस सीक्वेंस का नाम था CCR CCAUGG और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन थे लाइक UAA UAG या UGA, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये क्या है, हमारे स्टॉप कोडॉन। और ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को बोला है हमने स्टूडेंट क्या, कोजाक सीक्वेंस। अब आपने देखा होगा कोजाक के पास में खुद के पास ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोजाक के पास खुद के पास ही क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, मतलब कि हमें पता है कि एक अगर प्रोटीन की बात की जाए, एक प्रोटीन में मल्टीपल मिथ्योनिन प्रेजेंट हो सकते हैं, मिथ्योनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, बट कौन सा मिथ्योनिन है या कौन सा एयूजी है जो स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करेगा, वही स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है जो आरबीएस राइबोसोम बाइंडिंग साइट के डाउनस्ट्रीम होगा 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड, या जो कोजाक के साथ में प्रेजेंट होगा लाइक CCR CCAUGG। कोजाक के पास खुद के पास स्टार्ट कोडॉन होता है। अब देखो, सबसे पहले इस एमआरएनए को मुझे क्या करना है, ट्रांसलेशन के लिए लेके जाना है। तो इस एमआरएनए को भी मुझे क्या करना होगा, रेडी करना होगा, क्योंकि ये जो एमआरएनए है स्टूडेंट, ये कौन सा एमआरएनए है, ये कैसा एमआरएनए है, ये है लीनियर एमआरएनए, लीनियर एमआरएनए। और लीनियर एमआरएनए का कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, एमआरएनए सर्कुलर फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट होता है इन यूकैरियोट। ठीक है, क्या, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एमआरएनए क्या होगा, एमआरएनए क्या होता है, सर्कुलर, सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या होगा, ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होगा इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कैसा था, प्रोकैरियोट के अंदर हम देख रहे थे कि लीनियर एमआरएनए का ट्रांसलेशन था, बट यहाँ पे हम देखेंगे सर्कुलराइजेशन फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म के अंदर एमआरएनए क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। अब यहाँ पे हम देखें कि एमआरएनए तो लीनियर फॉर्म के अंदर है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कैपिंग एंड टाइलिंग हुई और उसके बाद में एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें साइटोप्लाज्म में लाने के बाद इसका क्या करना है, हमें ट्रांसलेशन के लिए लेके जाना है। अब ट्रांसलेशन के लिए लेके जाने के लिए हमें इसको भी प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम देख रहे थे इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। तो यहाँ पे 3 ही इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पे आप देखोगे मोर देन 10 टाइप के ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होंगे। ठीक है, मोर देन 10 टाइप के। तो कैसे स्टार्ट होता है, लाइक देखो, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रोटीन आएगी। लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक प्रोटीन आती है जिसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। ये 4E क्या होती है, ये 4E बाइंड करती है, बाइंड विथ किससे, कैपिंग से, 7 मिथाइल ग्वानिन। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, ये एमआरएनए बनाया दोबारा से, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग थी एंड यहाँ पे हमारा पॉली ए टेल प्रेजेंट थी, यहाँ पे क्या था, पॉली ए टेल प्रेजेंट है। ठीक है,
सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कराया, मैंने कैपिंग वाली जगह पे, यहाँ पे कैपिंग वाली जगह पे मैंने किसकी बाइंडिंग कराई, यहाँ पे मैंने बाइंडिंग कराई यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। 4E की बाइंडिंग कराने के बाद अब देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपको पता है कि आगे पॉली ए टेल है, आपको पता है कि टेलिंग है, टेलिंग किसकी है, टेलिंग हम बोलते हैं पॉली ए टेल, पॉली ए टेल होती है, ठीक है। इस टेल के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इस टेल के ऊपर हमने यहाँ पे बाइंडिंग करा रखी थी किसकी, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन की। किसकी बाइंडिंग करा रखी है, पी ए बीपी की। पी ए बीपी क्या है, पी ए बीपी को बोलते हैं हम क्या, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखो स्टूडेंट, एक और चीज है, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन कैपिंग एंड टेलिंग में ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ट्रांसक्रिप्शन वाली जो सीरीज है ना, ट्रांसक्रिप्शन वाली, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कैपिंग एंड टेलिंग हमने डिटेल के अंदर पढ़ी है, ठीक है। अगर आप किसी को कैपिंग एंड टेलिंग पढ़ना है तो आप ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट वाली प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, मैंने यहाँ पे करा दिया है क्या, मैंने यहाँ पे पॉली ए टेल के ऊपर पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन की बाइंडिंग करा रखी है। अब देखो यहाँ पे कुछ इनिशिएशन फैक्टर और आएंगे, लाइक इनिशिएशन फैक्टर कौन सा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G। अब 4G क्या करता है, 4G बाइंड करेगा, ये 4G यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G किससे बाइंड करता है, पॉली ए टेल के साथ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने वापस से 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग लगाई है, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये मैंने पॉली ए टेल अटैच करवा दी। एंड पॉली ए टेल से क्या बाइंड करके बैठा हुआ है, इससे बाइंड करके बैठा हुआ है हमारा कौन, पी ए बीपी, सही बात है। एंड यहाँ पे मैंने बाइंडिंग कराई थी किसकी, यहाँ पे मैंने बाइंडिंग कराई थी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। एंड 4E के साथ में अब हम क्या कर रहे हैं, 4G की बाइंडिंग करा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बाइंडिंग करा देता हूँ। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मैंने बाइंडिंग करा दी है किसकी, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G, ये लो। तो मैं यहाँ पे मैंने किस किस की बाइंडिंग हो गई, यहाँ पे हमने 4E की बाइंडिंग करा दी, 4G की बाइंडिंग करा दी है। अब देखो 4E 4G की बाइंडिंग हो गई है, सॉरी 4E एंड 4G की बाइंडिंग करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G, इनकी हायर एफिनिटी होती है आपस में बाइंडिंग करने की, मतलब कि ये हाई एफिनिटी से एक दूसरे से बाइंडिंग करते हैं। तो अगर ये हाई एफिनिटी से एक दूसरे से बाइंडिंग करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा डायग्राम, लाइक आपने देखा है यहाँ पे 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग है, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग है, एंड 7 मिथाइल ग्वानिन के साथ में अगर अपन देखें और इस एमआईएनए के ऊपर अगर अपन देखें तो यहाँ पे CCR CCAUGG है, CCR CCAUGG, और स्टॉप कोडॉन में यहाँ पे लाइक हम UAA ले लेते हैं, ए के ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ CCR CCAUGG, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लाइक UAA। अब देखो 7 मिथाइल ग्वानिन है हुए, इसके बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पे CCR CCAUGG, और यहाँ पे हम लाइक अगर अपन देखें यहाँ पे मैंने स्टॉप कोडन दिखा दिया UA और A, और थोड़ी सी दूर जाके यहाँ पे पॉली ए टेल, एंड पॉली ए टेल से कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, इसे यहाँ पे कौन बाइंडिंग थी, किसके बाइंडिंग थी, PA BP की बाइंडिंग थी। और देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 7 मिथाइल ग्वानिन से कौन बाइंड करके बैठा था, 7 मिथाइल ग्वानिन से यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E बाइंड करके बैठा था, एंड इससे बाइंड करके बैठा है कौन, इससे बाइंड करेगा कौन, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, इसकी वजह से आप देख पा रहे हो कि आपका mRNA क्या हो गया है, mRNA सर्कुलर हो गया है, क्या हो गया, सर्कुलर फॉर्म में आ गया है। अब mRNA सर्कुलर फॉर्म में आ गया या mRNA का सर्कुलराइजेशन हो गया है, यही mRNA सर्कुलर होने के बाद यही mRNA क्या होगा, ट्रांसलेशन के लिए जाएगा, इसी mRNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। अब देखो एक और चीज है, मैंने बोला कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E से कहा, क्या आप डीकैप्ड एमाइन से बाइंडिंग करोगे, लाइक मैंने एक ट्यूब के अंदर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर
4E लिया और मैंने ले लिया है यहाँ पे क्या, डी कैप्ड mRNA। किस में लिया है, एक ट्यूब के अंदर ले लिया है मैंने, और मैंने इसको कहाँ पोर किया, लाइक मैंने एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक वेल बनाई और इसमें मैंने इस वेल के अंदर इसको लोड कर दिया, सैंपल लोड कर दिया। सैंपल लोड करने के बाद मेरे को यहाँ पे 2 बैंड आए। 2 बैंड आने का मतलब है कि एक बैंड इनमें से क्या हो सकता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E का हो सकता है, और एक बैंड हो सकता है डीकैप्ड mRNA का। तो मैंने देखा नो बाइंडिंग, नो बाइंडिंग। मैंने एक और ट्यूब ली। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E के साथ में प्लस मैंने यहाँ पे क्या लिया, अब कैप्ड mRNA लिया। क्या लिया, कैप्ड mRNA। और देन मैंने इसको क्या करा, सैंपल को लोड किया किसके ऊपर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। और अब की बार मेरे को क्या हुआ, एक सिंगल बैंड आया, थोड़ा मोटा थिक बैंड आया, और मेरे को एक सिंगल बैंड देखने को मिला। दैट मीन बाइंडिंग हुई है। बाइंडिंग मतलब कि हम क्या से आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर बाइंड विथ कैप्ड mRNA। सो वी कैन से लाइक BSA। ये कौन सा टेक्निक है, BSA, या मैं बोल सकता हूँ EMSA। व्हाट इज BSA, बैंड शिफ्ट एसे। टॉपिक का नाम है बैंड शिफ्ट एसे। बैंड शिफ्ट ऐसे बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, IMSA, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। इसके ऊपर ये सब मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ही पता होना चाहिए। हाउ वी नो हेलिकेज बाइंड विद डीएनए, हाउ वी नो एंड टॉपोआइसोमेरेज बाइंड विद डीएनए, हाउ वी नो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, या कोई प्रोटीन बाइंड विद डीएनए। Okay, so we can easily identify with the help of BSA technique, band shift assay technique या electrophoretic mobility shift assay technique। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने किस किस की बाइंडिंग करा दी है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E की बाइंडिंग कराई है, और एक हमने बाइंडिंग कराई है 4G की बाइंडिंग कराई है। क्लियर है। अब देखो हम आते हैं हमारे किसके ऊपर, हम आते हैं हमारे ट्रांसलेशन के ऊपर। राइबोसोम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैंने राइबोसोम के बारे में ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे, वैसे तो आपको बताया था कि लाइक जो राइबोसोम होते हैं इन यूकैरियोट, तो आपको जब मैंने स्टार्टिंग में क्लास ली थी ट्रांसलेशन की, तो वहाँ मैंने बता दिया था कि ATS राइबोसोम होगा, ATS राइबोसोम होते हैं। और ATS राइबोसोम के अंदर हमें पता है कि जो लार्जेस्ट सबयूनिट होती है वो होती है 60S, और स्मॉलर सबयूनिट होती है 40S। हमने देखा था कि राइबोसोम इज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। RNA कौन से होते हैं, rRNA, और प्रोटीन होती है यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे पता है क्या, अब देखो हमने देखा कि जो लार्जेस्ट सबयूनिट होती है ना, लार्जेस्ट सबयूनिट और स्मॉलर सबयूनिट, जब ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टाइम होगा ये दोनों के दोनों डिसोशिएट होती है। ओके, लार्जेस्ट सबयूनिट के पास में हमने देखा था 28S rRNA प्रेजेंट होगा, इसके पास में अगर अपन देखें 5.8S rRNA प्रेजेंट होगा, एंड इसके पास में होगा 5S rRNA, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन होती है, लाइक अगर अपन देखें तो L1 से लेकर के L51 तक यहाँ पे प्रोटीन होती है। ठीक है, L1, L2, L3, L4 ऐसे कहते हैं, बहुत सारी प्रोटीन होती है। ऐसे ही यहाँ पे अगर अपन देखोगे इसके पास में, स्मॉलर के पास में ये 60S था, एंड ये कौन सा है, 40S है, एंड इसके पास में 40S के पास में आप देखोगे 18S rRNA प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर S1 से लेकर के S33 तक यहाँ पे ये क्या है, प्रोटीन से, ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इन प्रोकैरियोट के अंदर हमने देखा था कि आपके 16S rRNA जो कि प्रेजेंट था कहाँ पे, स्मॉलर सबयूनिट के पास में। ठीक है, तो वहां पे आप क्या देख रहे थे कि जो 16S rRNA के पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट थी। ठीक है, तो वहां पे हम क्या देख रहे थे, राइबोसोम बाइंडिंग साइट की कॉम्प्लीमेंट्री थी, मतलब कि एंटी राइबोसोम बाइंडिंग साइट थी। ठीक है, या एंटी साइनेट डायगोनल सीक्वेंस थी, दैट्स व्हाई mRNA बाइंड विथ डीएनए, सॉरी mRNA बाइंड विथ, mRNA क्या कर रहा था, mRNA बाइंड कर रहा था किसके साथ में, राइबोसोम के साथ में, क्योंकि 16S rRNA के पास में एंटी राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, और या हम बोल सकते हैं एंटी साइनेट डायगोनल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई राइबोसोम बाइंड कर पा रहा है किससे, mRNA से, इन प्रोकैरियोट। जबकि 18S rRNA के पास में क्या नहीं होती है, RBS साइट प्रेजेंट नहीं होती है, एंटी कोजाक सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, एंटी राइबोसोम बाइंडिंग साइट सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है, mRNA से बाइंडिंग नहीं करते हैं। ओवरलैपिंग प्रोसेस होती है, लाइक अगर ये राइबोसोम है या राइबोसोम है तो ये ओवरलैप करेगा, लाइक ये mRNA मान के चलो तो ये ओवरलैप करता है, ये लार्जर सबयूनिट है, ये स्मॉलर सबयूनिट है,
तो स्मॉलर सब यूनिट से ये क्या करके चलता है, ओवरलैप करता है, लाइक, ठीक है ऐसे। अब देखो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, हम ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अगर अपन ट्रांसलेशन करते हैं तो आप सबको पता है कि सबसे पहले जो लार्जर सब, ये देखो ये राइबोसोम है, स्टार्टिंग से समझते हैं। ये देखो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, राइबोसोम लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या है 60S एंड यहाँ पे लिया हमने 40S, मतलब कि हमने पता है 80S राइबोसोम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की दोनों सब यूनिट को डिसोशिएट करेंगे। डिसोशिएट करने का मतलब है यहाँ पे ये देखो ये लार्जर सब यूनिट है और ये रही हमारी स्मॉलर सब यूनिट। ये हमारा कौन सा स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप आपको पता है कि राइबोसोम यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइट प्रेजेंट है, लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे साइट है कौन सी, टीआरएनए बाइंडिंग साइट होती है ना, आपको बताया था मैंने ऑलरेडी, पहले ये बता रखा है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टर साइट है, पेप्टाइडल साइट है और एग्जिट साइट है। किसी ने अगर प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन कवर नहीं किया है तो एक बार पहले उसको लेक्चर को कवर करना, क्योंकि आज का लेक्चर भी उसी के बेस पे होगा, आपको बाद में फिर समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ईपीए साइट मतलब एग्जिट साइट, पेप्टाइडल साइट और एक्सेप्टर साइट प्रेजेंट होती है, यहाँ तक हमें पता ही है सबको। अब देखो ये 60S और ये हो गई हमारी 40S। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को डिसोशिएट कराया है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर्स या कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स, इसको डिसोशिएट करवाते हैं और इनको डिसोशिएट रहने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है, लाइक ये लार्जर सब यूनिट है और ये हमारी स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। सबसे पहले हमने एमआईएनए को प्रिपेयर तो कर ही लिया है वहाँ पे, और यहाँ पे हम राइबोसोम को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं, लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इन लार्जर सब यूनिट में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 आके बाइंड करा, एंड यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, यहाँ बाइंड करेगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, ठीक है। कहाँ पे बाइंड करा, ए साइड पे बाइंड करा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखोगे कि अब यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, ये देखो लार्जर सब यूनिट पे तो कौन बाइंड करके बैठा हुआ है 6, एंड स्मॉलर सब यूनिट पे आप देखो यहाँ पे और फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे, लाइक अगर अपन देखे तो यहाँ पे बाइंड करके बैठा था यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6, क्योंकि मोर देन 10 टाइम के इनिशिएशन फैक्टर आएंगे तो हमें पढ़ने तो पड़ेंगे ना सारे, और यहाँ पे बाइंड करा है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, ठीक है। एंड यहाँ पे बाइंड करेगा आप कौन, यहाँ पे बाइंड कर रहा है कौन सी साइड है, ये साइड पर है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। बट अभी इतना ही खत्म नहीं हुआ है, अभी और फैक्टर्स आएंगे, लाइक अगर आप देखोगे तो अब देखो कौन सा स्टेप में आ गए, ये फोर्थ स्टेप था, अब हम आए हैं फिफ्थ स्टेप के अंदर। अब कौन सा स्टेप है, फिफ्थ। तो फिफ्थ स्टेप में आप क्या देखोगे, देखो ये लार्जर सब यूनिट है और ये हमारी कौन सी है, स्मॉलर सब यूनिट। तो आपने देखा ही है कि यहाँ पर कौन बाइंड करके बैठा था, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6, एंड यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, एंड यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, और इसी के साथ में एक और बाइंड करके बैठेगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए, 6, 1A, 3 एंड 1 एंड 4E और 4G तो बाइंड करके बैठे चुके हैं, 6 फैक्टर्स अभी तक आके बाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट देखें, देखो अब यहाँ पे हमें राइबोसोम को भी तो एमआईएनए को भी तो लेके आना है। तो एमआईएनए कैसे लेकर आएंगे, लाइक अगर अपन देखें, लाइक अगर अब देखो 6 स्टेप के अंदर आओ, हर एक स्टेप के हिसाब से अगर अपन पढ़ेंगे तो इजिली आप समझ पाओगे कि एक्चुअली ट्रांसलेशन होता कैसा है। लाइक अब आ रहे हैं हम 6 स्टेप के ऊपर। अब देखो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो ये एक लार्जर सब यूनिट है, इस लार्जर सब यूनिट पे तो कौन बाइंड करके बैठा था, इस लार्जर सब यूनिट पे बाइंड करके बैठे थे हमारे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। अब स्मॉलर सब यूनिट को देखो, अब एमआईएनए को ओवरलैप कर रहा हूं तो ओवरलैप का डायग्राम ध्यान से देखना। ओवरलैप का डायग्राम हम क्या देख रहे हैं, लाइक ये देखो ये मेरा क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है,
जो मैं बनाने जा रहा हूँ। एंड ये देखो, ये स्मॉलेस्ट सबयूनिट है। अगर आप देखोगे तो लाइक ऐसा आप इसको मिला सकते हो, लाइक ये लो। क्यों मैं ऐसे दिखा रहा हूँ डायग्राम, क्योंकि मेरे को क्या करना है, एमाइने की बाइंडिंग करानी है, ठीक है। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे दिखाया 7, लाइक अगर अपन देखें 7 मिथाइल गुआनिन, एंड ये मेरा mRNA है, क्लियर है। एंड इस mRNA के ऊपर क्या हो सकती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती है, यस डेफिनेटली। एंड यहाँ पे हमने दिखाया यहाँ पे लाइक पॉली ए टेल। अभी मैं सर्कुलराइजेशन कर रहा हूँ इसका, थोड़ी देर रुकिए, ठीक है। और यहाँ पे सिक्वेंस हमारी कौन सी, CCR CCAUGG, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी सिक्वेंस हो सकती है लाइक UAA, क्लियर है। अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करने वाला हूँ, इसको एमाइने को यहाँ पे लाके सर्कुलर फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, 6 स्टेप समझ में आ गई। अब 7th स्टेप देखो आप। अब अगर अपन देखें 7th स्टेप के अंदर, 7 डायग्राम आपको, अब मैं स्मॉलर को ही दिखा रहा हूँ ओनली, ठीक है, क्योंकि लार्जर नहीं दिखाएंगे, स्मॉलर को समझो आप अच्छे तरह। 7 स्टेप देखो, लाइक अच्छा, और यहाँ पे हमने कौन बाइंड करा रखा था, यहाँ पे हमने बाइंड भी तो कर रखी थी स्टूडेंट, लाइक यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, बहुत ही इजीली समझ में आएगा आपको पूरा टॉपिक, एक एक डायग्राम को अपन को समझना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है हमारा, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं हम, ठीक है। इसको आप चाहो तो पूरा ही मानना है राइबोसोम की स्मॉलेस्ट सबयूनिट है ये, ठीक है। ओवरलैप करेंगे इसलिए हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, ठीक है। ओवरलैप ऐसे अपन डायग्राम से कैसे दिखाए। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया, लाइक ये मेरा mRNA है, ये क्या है mRNA, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें पता है कि इसके पास में क्या होगा, 7 मिथाइल ग्वानिन की 7 मिथाइल ग्वानिन की क्या होगी, कैपिंग। एंड यहाँ पे देखो mRNA के अंदर सेकेंड स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होती है, आपको मैंने ये बताई थी अभी। एंड यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे देखो सीक्वेंस थी अंदर, यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, CCRCC, यहाँ पे है AUG इस कोजाक के ऊपर भी मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। 7 मिथाइल गुआनिन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने लिख दिया है पॉली ए टेल, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया है लाइक UAA, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि इससे बाइंड करके बैठा था कौन, इनसे बाइंड करके बैठे थे हमारे क्या फैक्टर्स, लाइक इससे पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, लाइक आपको पता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, देन यूकैरियोटिक ये कौन सा हो गया, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G, एंड ये हमारा PABP। आप अगर अलग कलर से बनाना चाहो तो वो भी हम बना सकते हैं, लाइक ये देखो ये अलग हो गया अपना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी आके बाइंड करते हैं, लाइक स्टूडेंट यहाँ पे बाइंड करता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A एंड 4B। कौन बाइंड करेगा, 4A एंड 4B, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने की हमारे स्मॉलेस्ट सबयूनिट है, एंड हमने यहाँ पे बाइंडिंग कराई थी किसकी, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर कौन सा था यहाँ पे, 1A, यहाँ पे कौन था, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर अब कौन सा आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये स्मॉलर सबयूनिट है बच्चों, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने देखा कि राइबोसोम सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो बनाते ही है, आपको पता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मतलब कि जहाँ पे भी इसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मिलेगी ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर सकते हैं स्ट्रैंड, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड ही था। अब देखो यहाँ पे हमने सर्कुलर mRNA की बाइंडिंग करा दी है, सर्कुलर राइबोसोम ओवरलैप करके बैठा हुआ है यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पे हम क्या करके बैठे हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि कितने फैक्टर आके बाइंड कर गए अप्रोक्सीमेटली। आप देखो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, अगर आप देखोगे सबसे पहले 1A आया, फिर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6B आया, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 आया, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर आपका 1 है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B। अब एक और चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों, देखो ये 4A एंड 4B है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। जो 4A एंड 4B है, लाइक 4A एंड 4B, इनके पास कौन सी एक्टिविटी है? इनके पास एक्टिविटी होती है हेलिकेज। लाइक 4A के पास में कौन सी एक्टिविटी है? हेलिकेज, एंड 4B इनहेंस दैट एक्टिविटीज, ठीक है। हेलिकेज एक्टिविटी है, जितने भी देखो ये बाइंड कहाँ का करके बैठे हुए हैं, ये बाइंड कर रहे हैं आपके जहाँ पे भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी ना, वहाँ बाइंड करेंगे एंड इस स्ट्रक्चर को रिमूव करने का काम करेंगे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ताकि mRNA कंटिन्यूअसली क्या करे, ट्रांसलेट हो पाए, ठीक है। एंड 4A प्लस आपका जो 4A होता है एंड 4E है एंड 4G है, इन तीनों को कंबाइनली हम बोलते हैं 4F, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G कंबाइनली नोन एज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और फैक्टर्स के बारे में देख लिया, कौन सा फैक्टर है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 हुए हैं अभी तक, अभी और आएंगे, ऐसा नहीं है। देखो अब इसके ऊपर अभी इसी डायग्राम के अंदर, ये तो हमने डायग्राम बना ही लिया है, क्योंकि अपन मल्टीपल डायग्राम नहीं बनाते, कम ही हम समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ए साइड ब्लॉक है इनिशिएशन फैक्टर 1A की वजह से, ए साइड एक्सेप्टर साइड एंड एग्जिट साइड भी ब्लॉक है, इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड 3 बाइंड करके बैठे हुए हैं। अब बैठा कौन सी साइड है, कौन सी साइड खाली है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेप्टाइडल साइड यहाँ पे अलोन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज टीआरएनए को लेकर आने का काम करेंगे। चार्ज टीआरएनए को कौन लेकर आएगा? तो देखो जैसे प्रोकैरियोट के अंदर लेकर आए थे इनिशिएशन फैक्टर 2, तो यहाँ पे भी कौन आएगा? यहाँ पे भी आएगा यूकैरियोटिक, यहाँ पे कौन आएगा? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस जीटीपी। जैसे वहां पे इनिशिएशन फैक्टर 2 आया था, जीटीपी था, वो क्या कर रहे थे? इनिशिएटर जो टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए को लेकर आने का काम कर रहे थे, मिथ्योनिन को लेके आने का काम कर रहे थे, मिथ्योनिन टीआरएनए को लेकर आने का काम कर रहे थे। वैसे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस में जीटीपी भी यही काम करेंगे। अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये देखो 5 प्राइम एंड है एंड ये हमारा टीआरएनए है, और यहाँ पे क्या होगा? मिथ्योनिन। तो इसको लेके कौन आएगा? इसको लेके आने का काम यहाँ पे, इसको लेके आने का काम यहाँ पे कौन करेगा? ये देखो ये हमारा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, जिससे बाइंड करके बैठा हुआ है कौन? जीटीपी। ये कौन है? जीटीपी। एंड यहाँ पे कुछ और फैक्टर भी होते हैं, लाइक यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5A एंड यहाँ पे कौन होते हैं? 5B। मतलब कि और कौन से फैक्टर आएंगे अभी? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B। ओके, इतने सारे फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं? यस डेफिनेटली इतने सारे फैक्टर आके बाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसकी बाइंडिंग करा रहा हूं, देखो आपको पता है ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 ओनली इनिशिएटर जो आपका यूजी के लिए है। लाइक अगर आपने देखे मिथ्योनिन इनिशिएटर जो टीआरएनए को लेके आने का काम ही करेगा, ये ऐसा नहीं है वैलिन के साथ इसके बाइंडिंग करा दो, बाइंडिंग नहीं होगी। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 बाइंड विद मिथ्योनिन एंड जीटीपी बाइंड शिफ्ट एसिड टेक्निक? ओके, तो यहाँ पे मैं अभी इसके बाइंडिंग करा देता हूँ, लाइक क्योंकि अपन ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाते, बार बार डायग्राम बनाऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो लाइक अगर अपन देखें तो ये लो अपन इस कलर से बना देते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये 5 प्राइम एंड है और ये हमारा 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे हमने मिथ्योनिन की बाइंडिंग करा दी। अब देखो यहाँ पे AUG है, तो यहाँ पे क्या होगा? UA एंड C। कौन लेके आ रहा है इसको? लेके आने का काम कौन करेगा? लाइक अगर अपन देखें तो अपन दिखा देते इस कलर से, लाइक नहीं हल्का है ना,
चेंज करते हैं, लो ये लो, ये है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, किसके साथ बाइंडिंग है, जीटीपी के साथ बाइंडिंग है, और यहाँ पे इसके साथ में कौन बाइंड करके बैठे हुए हैं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5A एंड 5B। अब देखो एक और चीज है, आपको पता होना चाहिए कि जो 5A है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5A, ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ये क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, लाइक CCRCC कहां पर है, ये देखो, ये CCRCC को रिकॉग्नाइज करेगा 5A एंड AUG, तो फिर हमारा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, देख ही रहा है कि कौन है, स्टार्ट कोडोन है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर जो 2 है, इसके पास में जीटीपी एक्टिविटी है, तो जीटीपी हाइड्रोलाइसिस करा दे। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस जीटीपी, जीटीपी एक्टिविटी है, तो हमने क्या करा, जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करा दिया, हाइड्रोलाइसिस कराया। जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से यहाँ पे हमने क्या देखा कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 आल्सो, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 एंड यहाँ पे कितने हैं, जो भी है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5A एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B गेट डिसोशिएट, ये सारे के सारे क्या हुए, डिसोशिएट होंगे। तो डिसोशिएट होने का मतलब क्या है कि अब इस पे लार्जर सबयूनिट आके बाइंड करा दे स्मॉलर सबयूनिट पे, लाइक अगर अपन देखें, अगर आप देखोगे तो अब ये सब डिसोशिएट ही हो रहे हैं। तो ये देखो आपका ये देखो कि लार्जर सबयूनिट ने आके यहाँ बाइंड करा स्मॉलर सबयूनिट पे एंड ये देखो आपकी स्मॉलर सबयूनिट एंड राइबोसोम ओवरलैपिंग दिखाना है अपन को, तो लाइक ये स्मॉलर सबयूनिट, ये रही, इसको यूं करके अपन डॉट डेट से दिखा देते हैं, ये हमारा राइबोसोम पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे पर हमने क्या देखा, ये ए साइड थी, एक्सेप्टर साइड या पेप्टाइडल साइड, और एग्जिट साइड ये पी साइड, और यहाँ पे हमें पता है कि हमारा कौन है, राइबोसोम हमारा एमआरएनए है। लाइक अगर अपन एमआरएनए देखें तो लाइक ये लो, ये ओवरलैप है, लाइक CCRCC AUG एंड G। अब देखो यहाँ पे हम, और ये देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग थी एंड यहाँ पे क्या था, पॉली ए टेल प्रेजेंट थी एंड यहाँ पे हम देख रहे थे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर है एंड ये लो यहाँ पे क्या है, UAA सीक्वेंस है एंड 4E एंड पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन एंड यहाँ पे बाइंड करके बैठा है 4G। लाइक ये था 4E डिसोशिएट नहीं होगा, 4G डिसोशिएट नहीं होगा एंड PABP डिसोशिएट नहीं होगा एंड यहाँ पे कौन डिसोशिएट नहीं हो रहे, 4A एंड 4B, ये 4B एंड 4A डिसोशिएट नहीं हो रहे। देखो आपने देखा होगा सर्कुलर एमआरएनए यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, सर्कुलर एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो रहा है। तो यूकैरियोटिक के केस के अंदर, यूकैरियोट के केस में हमेशा सर्कुलर एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, लीनियर एमआरएनए का। अब इसका एक एग्जांपल समझो अच्छी तरह, देखो आप जब डेव बायो पढ़ोगे ना, डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ोगे, तो वहां पे आप पढ़ोगे ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के अंदर आप देखते हो कि ड्रोसोफिला के अंदर लाइक मैटरनल इफेक्टर जीन होती है, लाइक अगर आप देखोगे वहाँ बाइकोइड, कोडल एंड नैनो जीन होगी। तो बाइकोइड जो होती है जीन, वो एंटीरियर रीजन पे एक्सप्रेशन शो करेगी एंड जो कोडल होती है वो एब्डोमिनल बीच वाले रीजन पे एंड नैनोज पोस्टीरियर रीजन पे अपना एक्सप्रेशन शो करती है, ठीक है। बाइकोइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेड फॉर्मेशन एंड कोडल फॉर एब्डोमिनल एंड नैनोज फॉर टेल फॉर्मेशन, ठीक है, पोस्टीरियर रीजन फॉर्मेशन के लिए। हम इसका ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं, लाइक आपने देखा होगा बाइकोइड के जीन को हम अगर पोस्टीरियर रीजन में अगर या हम बीच में कोडल वाले रीजन के अंदर, हम बीच वाले रीजन के अंदर अगर हम ग्राफ्ट कर दे तो 2 हेड फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि आपका जो बाइकोइड है,
ठीक है, वो एंटीरियर रीजन में ही अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, एंड कोडल हमेशा सॉरी नैनोज हमेशा पोस्टीरियर रीजन में शो कर रहा है, बिकॉज जीन तो प्रेजेंट है पूरे कहाँ पे, अगर मैं देखूं पूरे ड्रोसोफिला के पास, बट आपके जो बाइकोइड जो जीन हो रही है उसका जो एमआरएनए है उसका सर्कुलराइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बाइकोइड का जो एमआरएनए है उसका सर्कुलराइजेशन नहीं हो रहा है पोस्टेरियर रीजन के अंदर, जिस वजह से वहां पे क्या नहीं बन पा रही है, प्रोटीन नहीं बन पा रही है, बाइकोइड की प्रोटीन नहीं बन पा रही है, इसलिए वहां पे हेड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एज वेल एज नैनोज वाला एमआरएनए का सर्कुलराइजेशन नहीं होता है कहां पर, एंटीरियर रीजन के अंदर। अगर सर्कुलराइजेशन नहीं हो रहा है तो नैनोज की प्रोटीन नहीं बन पाती कभी भी एंटीरियर रीजन के अंदर। ठीक है, पर पोस्टीरियर रीजन के अंदर नैनोज का क्या होता है, सर्कुलराइजेशन होता है। बाइकोइड का एंटीरियर रीजन के अंदर क्या होता है, सर्कुलराइजेशन होता है, इसलिए बाइकोइड का एमआरएनए ट्रांसलेट हो रहा है एंटीरियर रीजन में, और नैनोज का एमआरएनए सर्कुलराइजेशन होता है, उससे प्रोटीन बनती है इन पोस्टीरियर रीजन में। तो ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आपको आ रही है तो आप डेव बायो को भी इजीली समझ पाओगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि बाइकोइड एमआरएनए इज नॉट एक्सप्रेस या बाइकोइड प्रोटीन इज नॉट एक्सप्रेस इन posterior region and nano's protein is not expressed in anterior region. How can we identify? तो हमें पता है कि हाँ mRNA is not circularized in anterior and posterior region. ठीक है, डिपेंड करेगा कौन सी जीन कहाँ एक्सप्रेस हो रही है। अगर कोई जीन किसी पर्टिकुलर रीजन में एक्सप्रेस नहीं हो रही है, समझ जाओ कि उस mRNA का सर्कुलराइजेशन ब्लॉक कर रहा है कोई ना कोई वहां पे जाके। कौन करता है ये हम डेव बायो पढ़ेंगे तो हम देख ही लेंगे कि बाइकोइड को कौन ब्लॉक कर रहा है या नैनोज को कौन ब्लॉक कर रहा है, पर अभी हमारी मॉल चल रही है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आई क्या, और हमने यहाँ पे अभी बाइंडिंग कराई थी किसकी, यहाँ पे बाइंडिंग करा था हमारा लाइक लो, ये हमारा कौन है, ये हमारा टीआरएनए, ये 5 प्राइम एंड यहाँ पे मिथ्योनिन होगा, एंड ये रहा हमारा, और यहाँ पे यू ए एंड सी। आपको पता ही है कि फॉर्मल मिथ्योनिन होता है इन प्रोकैरियोट एंड मिथ्योनिन होता है इन यूकैरियोट, और इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे कि फॉर्मल मिथ्योनिन होता है तो इस फॉर्मल ग्रुप को रिमूव कौन करके जाएगा, कैसे डिफॉर्माइलेज एंजाइम काम करता है, इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन के साथ में टॉपिक पढ़ा था हमने डिटेल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि इनिशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, इनिशिएशन क्या है, कंप्लीट है। अब मेरे को क्या करना है, इनिशिएशन देखो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, लार्जर सबनेट एंड स्मॉल सबनेट बाइंड कर चुकी है, ए साइड खाली है, ई साइड खाली है, और पी साइड पे हमारा क्या है, टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए बाइंड करके बैठा हुआ है। ये क्या है हमारा चार्ज टीआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इनिशिएशन कंप्लीटेड। लाइक अगर अपन देखें यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, initiation is completed but no peptide bond formation। अभी तक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लाइक अगर अपन देखें कि इनिशिएशन कंप्लीट है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, तो अब हमें क्या देखना है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो अब मेरे को देखना है ट्रांसलेशन, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया, मेरा नया टॉपिक हमारा क्या होता है, नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है ट्रांसलेशन इलोंगेशन इन यूकैरियोट। क्या है, ट्रांसलेशन इलोंगेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन का इलोंगेशन देखेंगे इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसलेशन इलोंगेशन इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, अगर किसी ने प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पूरा पढ़ रखा है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं पढ़ रखा है तो पहले वो पढ़ के आए ताकि आप इसको भी अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, इसको इजीली वे में समझा रहा हूँ, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे अपन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोकैरियोट्स, ठीक है, चाहूँ तो मैं इसके भी 8-10 लेक्चर बना सकता हूँ, इनिशिएशन कंप्लीट करके फिर इलोंगेशन देन टर्मिनेशन, पर मेरे को आपका टाइम खराब नहीं करना है, कम टॉपिक में हमें ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, हमें टॉपिक समझने के लिए यहाँ पे, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़नी है हमें, बुक पढ़ने के लिए आप खुद कैपेबल, आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरे को बस टॉपिक समझाने, इजी वे में आपको टॉपिक समझा के जाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट लिख दिया मैंने। देखो प्रोकैरियोट के अंदर अगर आपने देखा होगा, जब मैंने इलोंगेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर मैंने कौन कौन से लिखाए थे, टीयू लिखाए थे। इलोंगेशन फैक्टर आपको क्या दिखाया था, टीएस दिखाया था। इलोंगेशन फैक्टर टीयू प्लस में
जीटीपी क्या कर रहा था, चार्ज टी आरएनए को लेके आने का काम कर रहा था। एंड ट्रांसलोकेशन का भी काम कर रहा था, जो राइबोसोम को 3 न्यूक्लियोटाइड या एक कोडोन शिफ्ट कराने का काम कौन करता है, इलोंगेशन फैक्टर जी प्लस में जीटीपी। तो हम इनको बस रिप्लेस करेंगे यूकेरियोट, डायग्राम सेम है जैसे प्रोकैरियोट में थे वैसे यूकेरियोट के अंदर है, बट हम बस क्या कर रहे हैं, प्रोटीन चेंज कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे क्या होगा, यूकेरियोटिक आपका इलोंगेशन, यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, टीयू की जगह कौन आ जाएगा 1 अल्फा, यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर बीटा गामा किसकी जगह आ रहा है, टीएस की जगह, ये किसकी जगह आ रहा है, ठीक है, और ये लाइक बीटा गामा। एंड इलोंगेशन फैक्टर जी प्लस में जीटीपी को कौन रिप्लेस करेगा, यहाँ पे इसके पास भी जीटीपी आएगी, इसको कौन रिप्लेस करेगा, तो यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 प्लस जीटीपी, बस इतना सा काम करना है, ठीक है, डायग्राम सेम ही रहेंगे। यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 का काम क्या होगा, राइबोसोम को ट्रांसलोकेट करने का, मतलब कि 3 न्यूक्लियोटाइड शिफ्ट करेगा आगे, या मैं बोलूं एक कोडोन शिफ्ट करेगा आगे, ठीक है। अब नया देखो टर्मिनेशन कैसे होगा, तो नया देखो अगर अपन, नया टॉपिक क्या होगा हमारा, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन इन यूकैरियोट्स। तो ये कैसे होता है, लाइक अगर अपन देखें तो देखो यहाँ पे भी हम देखेंगे, जैसे प्रोकैरियोट था यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिख देते हैं यूकैरियोट्स, एंड यहाँ पे लिख देते लाइक, अब देखो वहां पे क्या आ रहे थे प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर आपके था राइबोसोम, जो आपके क्या थे रिलीजिंग फैक्टर थे, रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड 2, तो इसकी जगह कौन आएगा यहाँ पे, रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजन फैक्टर यहाँ पे एक 3 था, प्लस में जीटीपी हाइड्रोलाइसिस करेगा ये, तो इसकी जगह पे यहाँ पे आएगा कौन, रिलीजिंग फैक्टर 2, दो ही होते हैं यूकैरियोट, ठीक है। एंड यहाँ पे था राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर, तो राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर, तो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1, यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 2, एंड यहाँ पे ये क्या होगा, अगर अपन देखें प्लस में यहाँ पे जीटीपी एंड राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर है, तो यहाँ पे आएगा यूकैरियोटिक राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर, आरआरएफ, राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर या राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर। तो ये हमारे क्या होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे जो यहाँ पे काम करेंगे। तो आपका क्या हुआ, ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ इन यूकैरियोट, ठीक है। तो ये आप जैसे आपने प्रोकैरियोट के अंदर पढ़ा था वैसे वैसे आप, अगर आपने प्रोकैरियोट कंप्लीट कर रखा है तो आप एक इसको आप इजीली समझ पाओगे। अगर आपने प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रखा, डायरेक्ट आप इसमें आए हो तो पहले वो पढ़ो, ताकि आप इसका इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इजीली समझ पाओगे, ठीक है। इनिशिएशन बस चेंज है यहाँ पे, इनिशिएशन, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 10 टाइप के इनिशिएशन फैक्टर आके बाइंड कर रहे हैं। कैसे सर्कुलर एमआरएनए को हम ट्रांसलेशन के लेकर आएंगे, कैसे ओवरलैप हो रहा है, लाइक ये मान के चलो आपका क्या है एमआरएनए, ये आपके मान के चलो ये दो मुठ्ठियां मान के चलो, लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट, तो लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट पे कैसे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एमआरएनए क्या होगा, ओवरलैप होगा, लाइक ये देखो ये ओवरलैप हो रहा है, ना कि ये इससे बाइंड कर रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ऐसे अब ओवरलैप को कैसे दिखा है, इसलिए डायग्राम हमने अलग तरीके से बनाया, ठीक है। तो हम वापस से एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। तो ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, लाइक अगर आप देखोगे तो 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग थी, इन पॉली टेल प्रेजेंट थी, कोजाक सीक्वेंस होती है सीसीआर सीसी एयू जीजी, एंड स्टॉप कोडन यहाँ प्रेजेंट है। एमआरएनए का सर्कुलर फॉर्म में ट्रांसलेशन होता है इन यूकैरियोट, तो हमने देखा था फॉरी बाइंड करेगा कैपिंग के साथ में, एंड पॉली बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड विद पॉली टेल, एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G बाइंड विद पॉली टेल। एंड देन हमने देखा 4E एंड 4G के आपस में बहुत अच्छी बाइंडिंग है, बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ही हाई है, तो हमने देखा कि एमआरएनए क्या हुआ, सर्कुलर फॉर्म में होगा। हाउ वी नो कि एमआरएनए जो डीकैप्ड एमआरएनए से 4E बाइंड नहीं करेगा, तो बैंड शिफ्ट ऐसे, कैपिंग एमआरएनए से 4E बाइंड करता है, बैंड शिफ्ट ऐसे, ठीक है। देन हमने क्या करा, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट के अंदर हमने देखा कौन कौन से टाइप के है, यहाँ पे आरआरएनए प्रेजेंट है और कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, बिकॉज एज वी नो दैट राइबोसोम इज अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबोसोम क्या है, आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, आरएनए प्लस में प्रोटीन क्या है, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टेप देखा, कुछ स्टेप के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप राइबोसोम देखा, दोनों सब यूनिट को अलग किया। देन हमने लार्जर सब यूनिट पे 6
यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 एंड स्मॉलर सबयूनिट पे हमने कौन सी साइड पे, ए साइड पर, एक्सेप्टर साइड पे 1A को बाइंडिंग कराया, देन हमने ई साइड पर बाइंडिंग कराई है 3 को, फिर देन हमने 3 के साइड में बाइंडिंग कराई है 1 को, एंड देन हमने क्या किया, हमने एमाइनी की बाइंडिंग कराई। एमाइनी बाइंडिंग कराने के बाद हमने देखा कि इलोंगेशन फैक्टर 2 प्लस में जीटीपी एक क्या करेगा, इनिशिएशन टीआरएनए को लेकर आएगा, ठीक है, चार्ज टीआरएनए को लेकर आएगा जो कि मिथ्योनिन को कोड करके चल रहा है, मिथ्योनिन को लेके आएगा। एंड देन हमने यहाँ पे क्या करा, बाइंडिंग कराने के बाद हमने देखा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जिसके बाद जीटीपी एक्टिविटी थी, वहां पे जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा जिसकी वजह से सारे के सारे जो इनिशिएशन फैक्टर थे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है। ये इनिशिएशन फैक्टर क्या कर रहे थे, लार्जर सबयूनिट को बाइंडिंग करने से रोक रहे थे, लार्जर सबयूनिट की बाइंडिंग को क्या कर रहे थे, इनिबिट कर रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे कि भैया तू बाइंड मत करे, पहले हमें स्टार्ट करने थे। जैसे सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लार्जर सबयूनिट आल्सो कैन बाइंड विद स्मॉलर सबयूनिट, एंड देन हमने देखा कि इनिशिएशन कंप्लीट हो गया है बट अभी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। देन हमने देखा ट्रांसलेशन इलोंगेशन इन यूकैरियोट, देन हमने देखा कि EF-TU की जगह यहाँ पे आएगा 1 अल्फा, TS की जगह आएगा बीटा गामा, एंड इलोंगेशन फैक्टर G की जगह आता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस में जीटीपी। एंड राइबोसोम जो आपके ये सॉरी ट्रांसलेशन टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन के टाइम पे यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड 2 की जगह आएगा 1 एंड 3 की जगह आएगा 2 प्लस में जीटीपी, एंड राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर की जगह आएगा यूकैरियोटिक राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर यहाँ डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हो और आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हो, कोई डाउट नहीं आ रहा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर। एंड एक और बात है कि आप अगर आपको लेटेस्ट लाइफ साइंस एग्जाम की अपडेशन चाहिए होती है, लाइक कोई भी प्रोजेक्ट वर्क रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट की जॉब रिगार्डिंग आपको कोई भी अनाउंसमेंट चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे हम डेली लाइफ साइंस रिगार्डिंग पोस्ट अपलोड करते हैं, जिससे आप ये पता कर पाओ कि लाइफ साइंस में जॉब कितनी है। लाइफ साइंस के अंदर मल्टीपल जॉब है, ठीक है, हर डे आपके पास जॉब निकलती है, नोटिफिकेशन आते हैं, प्रोजेक्ट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एसोसिएट जॉब आती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि हाँ ये देखो ये जॉब निकली है, तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो ताकि ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।